हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई माह में। तो आज की इस क्लास में हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर परीक्षा के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी 100 वोल्ट की आपूर्ति में 5 धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम या 25 ओम? तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, 20 ओम। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। जब विद्युत धारा 1 एम्पियर और वोल्टेज 10 वोल्ट हो तो शक्ति कितनी होगी? 1 वाट, 10 वाट, 100 वाट या 0.1 वाट? जब विद्युत धारा 1 एम्पियर और वोल्टेज 10 वोल्ट हो तो शक्ति कितनी होगी? 10 वाट। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि किसी परिपथ में विद्युत शक्ति 200 वाट और वोल्टेज 100 वोल्ट है तो करंट कितना होगा? 0.5 ए, 1 ए, 2 ए या 3 ए? यदि किसी परिपथ में विद्युत शक्ति 200 वाट और वोल्टेज 100 वोल्ट है तो करंट कितना होगा? 2 ए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान बढ़ने पर कैसा बदलता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या अनिश्चित? किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान बढ़ने पर वो बढ़ता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। वोल्टेज और धारा के बीच गुणनफल किसका संकेत देता है? शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध या चार्ज? वोल्टेज और धारा के बीच गुणनफल जो है ना ये शक्ति का संकेत देता है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 100 वाट का बल्ब 200 वाट पर कितनी धारा खींचेगा? 0.45 ए, 0.25 ए, 0.85 ए, 0.65 ए? तो 100 वाट का बल्ब 220 वाट पर कितनी धारा खींचेगा? 0.45 है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज 2 गुना कर दिया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानकर कि प्रतिरोध समान है, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? 2 गुना हो जाएगा। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। एक बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक मुख्य घटक कौन सा है? विद्युत स्रोत, स्विच, रिले, कनेक्टर? एक बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक मुख्य घटक कौन सा है? विद्युत स्रोत। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। करंट का मापन करने वाला यंत्र परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रृंखला में, समांतर में, प्रत्यक्ष, क्रॉस कनेक्शन में? तो करंट का मापन करने वाला यंत्र परिपथ में श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत शक्ति का उपयोग कहाँ होता है? हीटिंग में, चुंबकीय क्षेत्र बनाने में, भंडारण, बिजली उत्पन्न करने में? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत शक्ति का उपयोग हीटिंग में होता है।
तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जब एक प्रतिरोध को समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो समग्र प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब एक प्रतिरोध को समांतर रूप से जोड़ा जाता है तो समग्र प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां। एक संधारित्र में चार्ज और वोल्टेज का संबंध किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं, लीनियर नहीं। एक संधारित्र में चार्ज और वोल्टेज का संबंध प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा एक ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा पाई जाती है? डीसी करंट, एसी करंट, दोनों करंट नहीं होता। तो एक ट्रांसफार्मर में एसी करंट धारा पाई जाती है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अवश्य होती है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है शून्य, यानी कि 0। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15वां। डीसी मोटर का कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए घूमता है? स्टेटर, आर्मेचर, कंप्यूटेटर या ब्रश? तो डीसी मोटर का कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न के लिए घूमता है? आर्मेचर। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा जिंक क्लोराइड सेल का एक प्रकार क्या है? प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल या फोटोवोल्टिक सेल? तो जिंक क्लोराइड सेल का क्या प्रकार है? प्राइमरी सेल। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा एक इंडक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, करंट में बदलाव का विरोध करना, चार्ज स्टोर करना, करंट बढ़ाना। तो एक इंडक्टर का मुख्य उपयोग होता है करंट में बदलाव का विरोध करना। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन हमारा सेल और बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, ऊष्मा से विद्युत। सेल और बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक से विद्युत। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा जनरेटर में ईएमएफ का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है? फेरल के नियम, जूल का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। तो जनरेटर में ईएमएफ का उत्पादन फेरल के नियम पर आधारित है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डीसी मोटर में स्पार्किंग किसके कारण होता है? तो डीसी मोटर में स्पार्किंग जो है ना कंप्यूटेटर और ब्रश के बीच खराब संपर्क के कारण होता है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घरेलू वायरिंग में सबसे सामान्य उपयोग में आने वाली वायरिंग पद्धति कौन सी है? कंडुइट वायरिंग, कॉम्प्लेक्स वायरिंग, ट्विस्टेड वायरिंग या पंखा वायरिंग? घरेलू वायरिंग में सबसे सामान्य उपयोग में आने वाली जो वायरिंग है ये है कंडुइट वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सामान्यतः किस प्रकार की वायरिंग पद्धति अपनाई जाती है? ओपन वायरिंग, फ्लेक्सिबल वायरिंग, कंडुइट वायरिंग या ट्विस्ट वायरिंग? औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सामान्यतः कंडुइट वायरिंग अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिजली का प्रवाह बढ़ाना, उपकरण को सुरक्षित रखना, बिजली बचाना, सर्किट को बंद करना। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है उपकरण को सुरक्षित रखना। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा अर्थिंग के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर या सिल्वर?
तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थिंग के लिए सबसे उपयुक्त जो धातु है ये है कॉपर। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के वायरिंग मटेरियल का उपयोग मुख्यतः होता है? पीवीसी वायर, कपड़े से लिपटे हुए वायर, रबर इंसुलेटेड वायर, पेपर इंसुलेटेड वायर। औद्योगिक वायरिंग में पीवीसी वायर मुख्यतः मटेरियल का उपयोग मुख्यतः होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग करते समय कौन सी सुरक्षा सावधानियां अनिवार्य हैं? सूखी लकड़ी का उपयोग, बिना इंसुलेशन के वायर का उपयोग, बिजली चालू रखकर वायरिंग करना, मुख्य स्विच बंद करना। वायरिंग करते समय मुख्य स्विच बंद करना, ये सुरक्षा सावधानी अनिवार्य है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के झटके से बचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फ्यूज, एमसीबी, आरसीबी या ईएलसीबी वायरिंग बोर्ड। तो बिजली के झटके से बचने के लिए आरसीबी या ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, अर्थिंग के लिए न्यूनतम तांबे की तार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो अर्थिंग के लिए न्यूनतम तांबे की तार की जो मोटाई है ना 6 mm² होनी चाहिए। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कितनी गहराई में ज़मीन में गाड़ा जाता है? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर या 5 मीटर। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कुल 2.5 मीटर गहराई में गाड़ा जाता है ज़मीन में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, करंट प्रवाह रोकना, शॉर्ट सर्किट से बचाना, गर्मी उत्पन्न करना। तो वायरिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का मुख्य कार्य शॉर्ट सर्किट से बचाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 30 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू वायरिंग में किस प्रकार का सर्किट सिस्टम प्रयोग किया जाता है? स्टार सिस्टम, रिंग मैन सिस्टम, डेल्टा सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम। तो घरेलू वायरिंग में रिंग मैन सिस्टम सर्किट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, किसी भी वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले कौन सा यंत्र काम करता है? एमसीबी, अर्थिंग वायर, वायरिंग बोर्ड या केबल। किसी भी वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले एमसीबी यंत्र जो ये काम करता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शॉक लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत पानी डालना, विद्युत स्रोत से पीड़ित को अलग करना, पीड़ित को तुरंत चलाना, सिर पर ठंडा पानी डालना। तो विद्युत शॉक लगने पर सबसे पहले विद्युत स्रोत से पीड़ित को अलग करना। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत दुर्घटना में पीड़ित को विद्युत स्रोत से अलग करते समय कौन सी वस्तु उपयोग करनी चाहिए? धातु, लकड़ी या प्लास्टिक, पानी या गीला कपड़ा। तो विद्युत दुर्घटना में पीड़ित को विद्युत स्रोत से अलग करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है उपकरण की मरम्मत करते समय बिजली बंद करना। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राथमिक चिकित्सा में विद्युत झटका लगने पर सीपीआर कब दिया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा में विद्युत झटका लगने पर सीपीआर जब पीड़ित बेहोश हो और सांस ना ले रहा हो। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उपकरणों के लिए कौन सी सुरक्षा डिवाइस विद्युत झटका से बचाती है? फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी या सर्किट बोर्ड। तो विद्युत उपकरणों के लिए
ELCV और RCCV ये डिवाइस विद्युत झटकों से बचाती है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, बिजली के उपकरणों पर कार्य करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE आवश्यक होता है? सुरक्षा चश्मा और दस्ताने, कैप और जस्ते, जूते, गॉगल्स और मास्क बिना किसी सुरक्षा के काम करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सुरक्षा चश्मा और दस्ताने, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली बचाना, विद्युत झटका से सुरक्षा, करंट बढ़ाना, उपकरणों को नुकसान पहुंचाना। तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गाइस अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत झटका से सुरक्षा। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा में जलने पर कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सा में जलने पर प्रभावित क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत दुर्घटना में पीड़ित के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तुरंत, जब लक्षण ठीक ना हो, कभी नहीं, बाद में। तो विद्युत दुर्घटना में पीड़ित के लिए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिजली का झटका लगने पर जिस व्यक्ति की सांस बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत CPR देना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सरल सीधी लाइट सर्किट को रेखा चित्र किस प्रकार का होता है? श्रृंखला सर्किट, समानांतर सर्किट, मिक्स सर्किट या ओपन सर्किट? किसी सरल सीधी लाइट सर्किट का रेखा चित्र किस प्रकार का होता है? श्रृंखला सर्किट। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्यूज का रेखा चित्र सिंबल किस प्रकार दिखाया जाता है? तो फ्यूज का रेखा चित्र सिंबल जो है ना, एक रेखा जिसके बीच में एक छोटा खांचा हो। 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MCB का रेखा चित्र सिंबल क्या दर्शाता है? स्वचालित स्विच, एक फ्यूज, एक प्रतिरोधक, एक ट्रांसफार्मर। तो MCB का रेखा चित्र सिंबल स्वचालित स्विच को दर्शाता है। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट में स्विच का प्रतीक क्या होता है? एक खुली या बंद हुई लाइन, एक वृत्त, एक समकोण त्रिकोण या तीर। तो विद्युत सर्किट में स्विच का प्रतीक क्या होता है? एक खुली या बंद हुई लाइन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सरल होम लाइटिंग सर्किट में कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो एक सरल होम लाइटिंग में बैटरी, स्विच, बल्ब ये चीज़ें होती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र किस प्रकार का होता है? दो कॉइल एक दूसरे के सामने, एक लाइन और एक सर्कल, एक त्रिकोण, एक छोटा बॉक्स। तो ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र किस प्रकार का होता है? दो कॉइल एक दूसरे के सामने। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर का सामान्य रेखा चित्र क्या दर्शाता है? एक घुमावदार वृत्तचक्र, एक तीर, एक रेखा और सर्कल, दो कॉइल। तो जनरेटर का सामान्य रेखा चित्र क्या दर्शाता है? एक घुमावदार चक्र। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रतिरोधक का रेखा चित्र सिंबल किस तरह का होता है? एक जालीदार रेखा, एक सर्कल, एक वर्ग, एक त्रिकोण। तो प्रतिरोधक का एक रेखा चित्र सिंबल जो है ना, एक जालीदार रेखा होता है। तो 50वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र का रेखा चित्र किस प्रकार दिखाया जाता है? दो समांतर रेखाएं, एक घुमावदार रेखा, एक तीर, एक त्रिकोण। तो संधारित्र का रेखा चित्र जो है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, विद्युत उपकरणों के रेखा चित्र में अर्थिंग का चिन्ह क्या होता है? एक वृत्त, तीन क्षैतिज रेखाएं नीचे से होती है, एक त्रिकोण या एक तीर। तो विद्युत उपकरणों के रेखा चित्र में अर्थिंग का चिन्ह होता है तीन क्षैतिज रेखाएं नीचे से बड़ी होती हुई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ओके।